टाइप कन्वर्जन क्या होता है, किसी को पता है? कन्वर्जन मीन्स चेंज करना, यही ना होता है। तो हम लोग चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या चेंज करते हैं। तो हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, समझ में आया? तो उसी के प्रोसेस को हम लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में जो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो टाइप कन्वर्जन का दो टाइप होता है, एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट मीन्स इसको ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं, जो कंपाइलर के हेल्प से डेटा को कन्वर्ट कर देता है, जो काम अपने आप हो जाए उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, और जो काम यूजर के हेल्प से हो उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, समझ में आया? तो टाइप कन्वर्जन जो है दो टाइप का होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसमें लिखिए द प्रोसेस ऑफ converting the process of converting the value from one data type to another data type is called type conversion. क्लियर है? C++ में जो है वो दो टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है। There are two types of type conversion in C++. C++ में टाइप कन्वर्जन का दो टाइप होता है। पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। हो गया लिखा हुआ? तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लिख करके डैश कीजिए। हो गया लिखा हुआ? इम्प्लिसिट में क्या होता है, कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डेटा टाइप्स को, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप। तो हम लोग इसमें सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि जब कंपाइलर अपने आप डेटा टाइप को चेंज कर देता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, उसको हम लोग टाइप इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो किसको चेंज करेगा? तो वैल्यू को चेंज करेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है अभी ये तो पूरा बंद हो गया। अब इसमें आप लिखोगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लिख लिए सब कुछ? इसमें आप लोग लिखोगे कि व्हेन अ कंपाइलर, लिखिए व्हेन अ कंपाइलर
when a compiler automatically converts the value from one data type to another data type, one data type to another data type, then it is called implicit type conversion. कुछ समझ में आ गया? इसका एग्जांपल समझिए। जैसे मान लो कि आपके पास int डेटा टाइप int a लिखा हुआ है और a में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। int a लिखा हुआ है, सेमीकोलन दे दिए, तो क्या होगा, कंप्यूटर a के लिए मेमोरी बनेगा, तो a का जो मेमोरी क्रिएट होगा उसका मेमोरी साइज क्या होगा, 2 बाइट्स का मेमोरी बनेगा। अब इसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो a में हम लोगों ने क्या किया, 10 को स्टोर कर दिया, तो ये 10 a में आ, ठीक है, इसको बंद कर दिया, हो गया। उसके बाद समझिए ये हो गया। अब हम लोग एक फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं, फ्लोट, और p नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो p का एक मेमोरी क्रिएट होगा, ये आपका 4 बाइट्स का होगा, इसका मेमोरी साइज 4 बाइट्स होगा। अब हम लोग को करना क्या है, a वाले वैल्यू को b में स्टोर करना है, तो बताओ a का वैल्यू इंटीजर है, जैसे b में आएगा फ्लोट हो जाएगा 10। अब बोलोगे सर a में 10 है तो 10 का 10.00 दिखाएगा या 10 पॉइंट कुछ और वैल्यू दिखाएगा, तो पॉइंट से लेना देना नहीं है हम लोग को साइज देखना है। जब सेम डेटा का जो साइज था वो 2 बाइट्स था, जैसे वो b में आके स्टोर होगा उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, साइज बदल जाएगा, साइज इसका कितना बाइट्स हो जाएगा, 4 बाइट्स। तो a को हम लोग डायरेक्ट b में स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अगर इस रूम में 50 स्टूडेंट बैठने का कैपेसिटी है तो 10 स्टूडेंट को हम बैठा के पढ़ा सकते हैं। मींस ज्यादा वाला साइज में कम साइज वाला वैल्यू आ सकता है, लेकिन अगर ज्यादा जिसमें साइज रहेगा और कम साइज वाला वैल्यू आ जाएगा, लेकिन जिसका साइज कम है और वैल्यू ज्यादा है वो स्टोर होगा क्या? नहीं। जैसे हम लोग उल्टा स्टोर करें कि b में अगर कोई वैल्यू रहता और उसको a में स्टोर करता तो b का तो साइज 4 बाइट्स हो जाता और इसका साइज 2 बाइट्स है, तो ज्यादा वाला कम में नहीं जा सकता, लेकिन कम वाला ज्यादा में स्टोर हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, b में स्टोर कर देंगे a सेमीकोलन। तो देखो हमारा जो a है ये int डेटा टाइप है, ठीक, और b जो है ये फ्लोट डेटा टाइप है। तो int को हम लोग चेंज कर दिए किसमें, फ्लोट में, और ये कंपाइलर अपने आप चेंज कर दिए। ठीक है, हम लोग सिर्फ स्टोर किए, कंपाइलर ऑटोमेटिकली int को फ्लोट में चेंज कर दिया। इसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलेंगे, इम्प्लिसिट। और इसमें आप 10 आकर के स्टोर हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट समझ? लेकिन आप डायरेक्ट फ्लोट को int में नहीं स्टोर कर सकते। क्यों? इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोट का साइज 4 बाइट्स है और int का साइज 2 बाइट्स है। तो बताओ 4 बाइट्स वाला 2 बाइट्स में आएगा? नहीं ना। अगर इस रूम में 50 स्टूडेंट बैठाने का कैपेसिटी है और हम 100 स्टूडेंट बुलाएं तो स्टूडेंट बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके साइज को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आप करो, कंपाइलर खुद से नहीं करेगा। कंपाइलर खुद से वहां पे काम करेगा जहां पे आपका डेटा टाइप का साइज ज्यादा रहेगा। अगर कम साइज वाले डेटा टाइप को ज्यादा साइज वाला में स्टोर करोगे तो कंपाइलर अपने आप स्टोर करेगा, उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे।
और ज्यादा साइज वाले को अगर कम साइज में स्टोर करना चाहते हो तो फिर आपको कम करना पड़ेगा साइज, ये खुद से करना पड़ेगा। तो जो आप काम खुद से करोगे उसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसको एग्जांपल में लिखिए। भूख लग रहा है वहां भी तो बैठ सकते, कैमरा है ना, वहां पे बैठ सकते। मुझे लिखो, कंप्लीट हो गया? समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया ना? तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इसमें आप लोग समझोगे एक्सप्लिसिट में यूजर को एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, मतलब बाहर से जब तक आप उसको हेल्प नहीं करोगे कंपाइलर को, तब तक वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में नहीं चेंज करेगा। और जिसमें कंपाइलर अपने आप चेंज कर दिया वो तो आपको समझ में आ गया, उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे। और जिसमें कंपाइलर को आप बताओगे कि उनको इस डेटा टाइप में चेंज करना है, मतलब जो काम यूजर के द्वारा किया जाएगा उसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहेंगे। समझ में आया? तो इसमें हम लोग लिखेंगे व्हेन अ कंपाइलर need external help for conversion of value from one data type to another data type. Then it is called explicit type conversion. क्लियर है? समझ में आया? इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आपके पास प्लॉट वैल्यू है, प्लॉट ए लिखा हुआ है और सेमीकोलन, तो ए के लिए मेमोरी बन जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और इसका मेमोरी साइज होगा 4 बाइट्स का मेमोरी बनेगा। देखो 4 बाइट्स का मेमोरी बना, ए में हम लोग वैल्यू स्टोर कर दी 9.67, ये वैल्यू स्टोर, तो ए का वैल्यू जो है ए वाले मेमोरी में आकर के स्टोर हो जाएगा 9.67।
अब क्या करना है कि इस प्लॉट वैल्यू को इंट में चेंज करना है, ठीक? तो आप इंट डेटा टाइप लोगे और b नाम का एक वेरिएबल बनाओगे। b का जो मेमोरी साइज होगा वो 2 बाइट्स का होगा। अब हम लोग करते क्या है, इस वाले लॉजिक को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं कि डायरेक्ट b में a के वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो आप खुद से देखो, a का साइज है 4 बाइट्स, a का साइज कितना है 4 बाइट्स और b का साइज है 2 बाइट्स। तो ज्यादा साइज वाला वैल्यू जा सकता है कम साइज में नहीं, इस केस में आपका एरर डायरेक्ट स्टोर करोगे, ठीक है ना? इनकम्पैटिबल टाइप एरर आता है उसमें, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में। अब इसको करना क्या है, तो इसके साइज को 2 बाइट्स करना होगा। तो ये 2 बाइट्स होगा कैसे, तो इस तरह से b इक्वल टू इंट में ना चेंज करना है, तो इंट a, ये हम लोग अपना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और इस तरह से जिसमें लिखोगे इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होगा, ठीक है? तो देखो ये क्या करेगा, a की जगह पे 9.672 और जैसे इंट मिलेगा इसको 9 में कन्वर्ट करेगा। ये साइज अभी कितना है 4 बाइट्स, ठीक है? इंट मिला, इसमें चेंज कर दिया 2 बाइट्स, अब तो स्टोर हो सकता है या नहीं? ये जो b में स्टोर होगा वो क्या आएगा 9, सिर्फ 9 में स्टोर, 0.67 को हटा, समझ में आया? ठीक है, तो ये साइज को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आप अगर कैर में स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ कैर लिख देना, तो जो भी डेटा टाइप रहेगा उसको कैरेक्टर में चेंज कर देंगे। डबल में आप मान लो कि ये तो प्लॉट है, प्लॉट को डबल में डायरेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि डबल डेटा टाइप को प्लॉट में स्टोर करना है तो क्या है कि डबल का साइज 8 बाइट्स होता है और प्लॉट का साइज 4 बाइट्स होता है। तो डायरेक्ट हम लोग डबल को प्लॉट में तो स्टोर नहीं कर सकते, उसका साइज को चेंज करना पड़ेगा, प्लॉट में बदलना पड़ेगा। तो आप जो चेंज करोगे उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे। ये काम कैसे करना है वो समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, साइज a का 4 बाइट्स था, हम लोग जैसे टाइप कास्ट लगाए साइज 2 बाइट्स में हो गया और उस 2 बाइट्स को हम लोग b में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b का भी साइज कितना है 2 बाइट्स। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ हट जाएगा, नहीं हाँ हट जाएगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स क्या होता है सी प्लस प्लस में? अच्छा, नॉर्मली कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट मीन्स ये होता है कि जो आपके बारे में बता दे और जो आप नहीं हो वो लोग तुमको बोले। तो कमेंट में क्या होता है कि कमेंट को हम लोग जनरली इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है? जैसे तुम फेसबुक पर फोटो अपलोड किया तो तुमको बहुत स्मार्ट लग रहा है, सलमान खान जैसा, ठीक है? और बेचारा पागल है, पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया और वो सोच रहा है कि हम तो सलमान खान आप बनेंगे, ठीक है? तो उसको लेके चलेगा तो उसका दिन चल जाएगा नहीं ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। रियल लाइफ आप जैसा दिख रहे थे वैसा वो बता दी, लेकिन आप एक्चुअली वो चीज हो नहीं हो, तो नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। वही काम कंप्यूटर भी करता है। जो कंपाइलर होता है जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। सोर्स कोड में जो कोड को आप लिखते हैं, जैसे इस कोड को हम अभी लिखे तो ये हो गया सोर्स कोड, इसको
कंपाइलर क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर क्या करता है, जो कमेंट आप लिखते हो उसको वो मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता, उसको कंपाइलर रन नहीं करवाता, उस कोड को कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो हम लोग लिखते क्यों कमेंट? तो कमेंट जो है वो सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब जो भी आप सोर्स कोड लिखते हो उसके बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, और वो यूजर के लिए होता है, कंपाइलर के लिए नहीं होता है। जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसको कुछ आ नहीं रहा है, या आप देखे होंगे कि हम लोग जब नया नया ऐप को डाउनलोड करते हैं और वो जब ऐप स्टार्ट होता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको ऐसे यूज करना है, इसमें ये फंक्शनलिटी है। हम लोग पढ़ते नहीं, स्किप का भी ऑप्शन देता है तो हम लोग स्किप करके निकल जाते हैं। तो वो कमेंट में लिखा हुआ रहता है, वो आपको समझाने के लिए लिखा रहता है, मोबाइल और कंप्यूटर को समझाने के लिए नहीं लिखा रहता है। तो मोबाइल और कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर कंपाइलर होता है, कंपाइलर उस वर्ड को इग्नोर करता है, कमेंट को रन नहीं करवाया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कमेंट जो होता है सोर्स कोड के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, और वो यूजर के लिए यूजफुल होता है, कंपाइलर के लिए नहीं होता है। समझ में आया? तो हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि कमेंट जो होता है वो सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन होता है जो इग्नोर किया जाता है कंपाइलर के द्वारा एट रन टाइम। जिस समय आपका कोड रन करेगा उस समय का वो क्या करेगा, कमेंट को इग्नोर करेगा। तो कमेंट को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो एक आप शॉर्ट में सिंगल लाइन में लिख सकते हो। आपको बहुत सारा कमेंट लिखना है तो लंबा चौड़ा लाइन में लिख सकते हो। लंबा चौड़ा लाइन में लिखोगे उसको मल्टी लाइन कमेंट बोले, एक लाइन में लिखोगे उसको सिंगल लाइन कमेंट बोले। अब दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है और दोनों के लिए सिंबल्स अलग अलग होता है कमेंट। तो हम लोग कमेंट लिख करके डैश दे चुके हैं, तो इसमें लिखिएगा कमेंट इज अ comment is a description of source code of the program which is ignored by the compiler, at runtime. समझ में आ गया? क्लियर है? कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है, कंपाइलर कमेंट को रन नहीं करवाता। ठीक है? कमेंट लिखने का कितना टाइप होता है? तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो पैराग्राफ चेंज करते हैं। There are 2 types of comment. 2 types of comment in C++. फर्स्ट जो है उसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स ये बोलते हैं। और सेकेंड वन जो होता है उसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। मल्टी लाइन या फिर इसको ब्लॉक कमेंट भी बोला जाता है। ब्लॉक कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, जब भी आप सिंगल लाइन कमेंट लिखोगे तो लिखने से पहले आपको डबल स्लैश देना होगा। मतलब सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से स्टार्ट है। इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले तो इस तरह से लिखा जाता है सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश आपको देना है। उसके बाद ये आपका एरिया है, एक लाइन आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप लिखना चाहते हैं। अगर आप सेकेंड लाइन में कुछ लिखना चाहते हो तो आपको फिर से डबल स्लैश देना होगा।
मीन जितना लाइन होगा वो सारे लाइन के लिए डबल स्लैश आपको यूज करना है, और वो लाइन के बिगनिंग में होना चाहिए। तो इसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट करें। इसका मतलब ये है कि एक डबल स्लाइस जो है जो हम दे रहे हैं वो सिंगल लाइन के लिए यूजेबल है, उसी के लिए काम आ रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखना है तो फिर से डबल स्लाइस देना पड़ेगा। आप चाहोगे कि यही इसी डबल स्लाइस से मेरा नेक्स्ट लाइन भी काम कर ले तो काम नहीं करेगा। एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट में स्लाइस एस्टेरिस्क यूज करते हैं बिगनिंग में। उसके बाद आपको जो लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी कमेंट में लिखना है, कैपिटल स्मॉल जैसे लिखना है, गलत सही जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। कंपाइलर इसको रन नहीं करता, ठीक है। अब जब कहीं ना कहीं तो ये कंप्लीट हो जाएगा लिखा हुआ, जैसे कंप्लीट होगा स्लैश एस्टेरिस्क से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना, द कमेंट्स दैट बिगिन विद डबल स्लैश। वैसा कमेंट जो स्टार्ट होता है किससे, डबल स्लैश से, उसको हम लोग सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और जो कमेंट स्टार्ट होता है स्लैश एस्टेरिस्क से और एंड होता है एस्टेरिस्क स्लैश से, उसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक लाइन लिखो सिंगल लाइन में लिखना, द कमेंट्स that begin with double slice, slice are known as single line comment, are known as single line comment. नेक्स्ट आप लोग मल्टी लाइन एग्जांपल लिख दिए ना, मल्टी लाइन कमेंट्स या ब्लॉक कमेंट लिख करके डैश में इसमें हम लोग लिखेंगे, बोले द कमेंट्स that begin with slash asterisk and end with asterisk slash. Begin with slash asterisk and end with asterisk slash are known as multi-line comments. Example लिखिए, लिखा हुआ। नेक्स्ट आप लोग इनमरेशन का नाम सुने, जिसको इनम बोलते हैं, नहीं सी लैंग्वेज में पढ़ना, था इनमरेशन, नहीं सुना? नाम सुने हो? इनमरेशन का नाम कितने लोग सुने? क्या कहते हैं? नाम से
इनम का नाम सुना है? इनम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसको कीवर्ड में भी हम लोग काउंट करते हैं इनम। और वो जो है इनम यूजर डिफाइंड, उसको यूजर डिफाइन करता है और उसमें दो सिंटैक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। एक इनमरेशन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी जनरेट करता है, और एक वैल्यू आप खुद से डाल सकते हैं, एक्सप्लिसिटली वैल्यू आप इंटर कर सकते हो। तो अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे इनमरेशन में तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, और बाकी उसमें जितना वेरिएबल लिखा रहेगा सबका वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होते जाएगा। तो फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू 0 होगा, सेकंड का 1 होगा, थर्ड का 2 होगा, इस तरह से वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। मतलब उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, और अगर आप वैल्यू डाल दे रहे तो जो आप इंटर करोगे वो वैल्यू डिस्प्ले। नहीं वैल्यू डालोगे वेरिएबल में तो फिर वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो आप इनमरेशन लिख करके डैश कीजिए, इनमरेशन। इनमरेशन ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इसमें दो टाइप का सिंटैक्स होता है, ठीक है, उसके बाद डिफाइन करेंगे। फर्स्ट सिंटैक्स जो है, आपको अगर इनम बनाना है, इनमरेशन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग इनम कीवर्ड का यूज करते हैं। इनम नाम का एक कीवर्ड है, तो इनम कीवर्ड लिखिए और इनमरेशन का नाम देना पड़ेगा। वो यूजर डिफाइंड नाम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मन है वो नाम दे, ठीक है, जिसको हम लोग इनम नेम बोलते हैं, इनम नेम। इसके अंदर आप वेरिएबल लिख सकते हो, कर्ली ब्रेसेस ओपन, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 कॉमा डॉट 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 वेरिएबल है। आप जितना मन है उतना वेरिएबल आप लिख सकते हो इसमें। वेरिएबल है डबल कोट, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब देखो इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू एंटर नहीं करते, ये जो सिंटैक्स है ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करेगा। ये सिंटैक्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। एक और इसका सिंटैक्स है, इनम, इनम नेम, कर्ली ब्रेसेस ओपन, var1 इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू इंटर कर दिए, इसमें वैल्यू डाल दिए, ठीक है, कॉमा var2 इक्वल टू वैल्यू 2। इस तरह से डॉट 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 var(n) इक्वल टू वैल्यू n और सेमीकोलन। ये एक्सप्लिसिटली वैल्यू इसमें आपको डालना होगा, इंटर करना पड़ेगा, मतलब इसमें वैल्यू डाला जाएगा बाय यूजर। अब देखो इसमें दो तरह का एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो कि आप इनम बना है, इनम, और इनम का नाम ई रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसमें a, b, c 3 वेरिएबल ले। तो a, b, c का वैल्यू हम लोग इंटर किए, नहीं इंटर किए। जब इसको आप डिस्प्ले करवाओगे तो a का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, आउटपुट आएगा, a का वैल्यू 0 डिस्प्ले करेगा, b का वैल्यू 1 डिस्प्ले करेगा और c का वैल्यू 2 डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट में वेरिएबल रहेगा, उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से, 0 से, और उसके आगे जितना वेरिएबल रहेगा सबका एक एक वैल्यू बढ़ते जाएगा, इंक्रीमेंट। समझ में आया? एक और सिंटैक्स होता है, इसका आउटपुट आप लोग बताओ। इनम, इनम एक्स वाई जेड नाम का एक इनम बना दिया, नाम रख दिए एक्स वाई जेड, कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसमें a लिए, b का वैल्यू 10 स्टोर कर दिए और c वेरिएबल सेमीकोलन। अब आप लोग बताओ a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू 11 होगा या 2? 11 में कितने लोग हैं? बाकी सब किसी में नहीं। 11 होगा कंफर्म, 11 होगा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू
सी का वैल्यू 11 क्यों होगा ये बताना है। जो उसका उससे पहले जो वेरिएबल लिखा रहता है ना, उसका नेक्स्ट वेरिएबल का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। समझ में आया? तो 10 लिखा हुआ है तो 10 के अकॉर्डिंग अगला वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, आप अगर सी में 100 रखते हो, स्टोर करते हो, तो 100 रखते हो इसका वैल्यू 100 डिस्प्ले करेगा। लेकिन आप एक वैल्यू डाले, नेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू ही स्टोर किए, तो क्या करेगा? अपने जस्ट पहले वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक वैल्यू उसका बढ़ाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो इसका जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 0 दिखाएगा क्योंकि ये बिगिनिंग वेरिएबल है, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 11। हम लोग इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इन्यूमरेशन जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? कंटेन करता है फिक्स्ड सेट ऑफ कांस्टेंट्स। इसमें जो होता है फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट होता है, नंबर ज्यादा हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसका जो कीवर्ड है वो इनम कीवर्ड यूज होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें आप लिखो, देखिए enumeration is a user defined data types that contains fixed set of constants, full stop लिखिए। उसके बाद लिखोगे its keyword is enum। इसका कीवर्ड क्या होता है? enum होता है। ये आप सिंटैक्स लिख लीजिए। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। इसका प्रयोग भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या प्रोग्राम में किसका enum का? हाँ, प्रोग्राम भी बताएंगे।